हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल जी के क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। 2011 से आज तक जितने भी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, सभी को सेट बाय सेट रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ईवीएस के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं सभी को अच्छे से समझ कर अगर हल कर लिया तो मेरा विश्वास मानिए आप लोग सीटेट में ईवीएस के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 4 जो कि 28 जुलाई 2013 को पूछे गए हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें जरूर जाकर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेट 4। कभी भी दोस्तों आप लोग सीटेट के एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को ईवीएस के प्रश्न भाग 3 जो कि 61 से लेकर 90 तक के प्रश्नों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो, एक खंड रखा गया जिसमें कहा गया करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऐसा थोड़ी ना कि घर में शिक्षार्थी को व्यस्त रखने के लिए ऐसा कुछ करेंगे, ये तो गलत है, नेगेटिव शब्द है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ये हो सकता है कि एक अनुभव उसको उपलब्ध कराएंगे कि करके आप लोग देखो कि क्या आपको अनुभव मिलता है, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं। परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, गलत। परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, परीक्षा शब्द नेगेटिव है, जहां भी परीक्षा दिखेगा सबसे पहले उसको काट देना है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। परिभाषा भी दोस्तों नेगेटिव शब्द है, कहीं भी अगर आप लोगों को परिभाषा शब्द दिखता है या फिर शब्दावली दिखता है तो उसको सबसे पहले काट देना है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया था बच्चों, पर्यावरण अध्ययन जिसको ईवीएस बोलते हैं में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य का मतलब होता है होमवर्क, गृह कार्य। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ्य को दोहराना। दोहराना शब्द नेगेटिव, इसलिए दोहराना शब्द रहेगा तो उसको सबसे पहले काट देना है। ये सब शब्द को दोस्तों ध्यान रखना है। परिभाषा हो जाए, शब्दावली हो जाए, अगर दोहराना हो जाए, ये शब्द मिलेगा तो सबसे पहले उसको काट देना है, उसके आंसर नहीं होते हैं कभी। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है समय को बेहतर उपयोगी सुनिश्चित करना। समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ऐसा तो नहीं है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को अनुशासित में बनाए रखना। अनुशासित भी शब्द नेगेटिव है। अनुशासित शब्द देखिएगा सीडीपी का या फिर सीटेट का या फिर ईवीएस का, कहीं भी अगर आप लोग अनुशासन देखिएगा तो उसको सबसे पहले काट देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर पहला। क्या लिखा हुआ है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 1, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया था बच्चों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। नहीं, हमको अभिभावक को थोड़ी ना संतुष्ट करना है, इसके लिए हम पर्यावरण भ्रमण पे ले जाएंगे बच्चा को, ऐसा तो नहीं है, इसलिए कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। अब मजा और आनंद करवाने के लिए थोड़ी ना हम उसको चिड़ियाघर ले जाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा में। ऑप्शन नंबर तीसरा में क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है बच्चों नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। ऐसा तो नहीं है, हम लोगों को नित्य शिक्षण कार्यक्रम की कोई तो ना उसको बदलना है, शिक्षण कार्य को कभी नहीं बदलना है, इसलिए ये होगा नहीं। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना।
एकदम सही। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, उसको एक तरह का अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर चौथा, इसे ध्यान में रखिएगा। कभी भी दोस्तों आप लोग ईवीएस के प्रश्नों को हल कीजिएगा तो उसमें हर एक ऑप्शन को अच्छा से पढ़िएगा। अगर ऑप्शन को ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन से आप उसके आंसर को छाट कर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया बच्चों सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने को निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। चलिए देखते हैं, नहीं वाला पूछा है तो हम लोग नहीं वाला बताएंगे। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करवाने योग्य बनाना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, शब्दावली और परिभाषा, ये नेगेटिव शब्द है ना, ये सबसे पहले कट जाएगा। लेकिन हम लोगों को ऑप्शन में पूछा है नेगेटिव वाला, मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नहीं पूछा है मतलब नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला शब्दावली और परिभाषा एक तरह का नेगेटिव शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए अब कितना अच्छा, हम लोग नेगेटिव शब्द अगर जान गए तो एक ही आंसर से इसको आराम से हम लोग टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है बच्चों कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। कौन सा नियम जो है वो अधिक प्रभावी होगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। अब थोड़ी ना बच्चा को बोलेंगे बच्चा तुम लिख के दिखाओ, ये तो नेगेटिव है, बच्चा को जबरदस्ती तो लिखा नहीं सकते हैं, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। यह हो सकता है कि संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए, अब उसको थोड़ी ना बोलेंगे चार्ट तैयार करो, ये तो होगा नहीं, ये तो कट जाएगा। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। क्या बोल रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में बोल रहा है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। यह हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, जो कि सटीक बैठता है, ऑप्शन नंबर 4, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन में 66 में। क्वेश्चन में 66 में पूछा गया बच्चों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खाली स्थान को शामिल नहीं करता। रचनात्मक आकलन, रचनात्मक मतलब होता है करके देखना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खाली स्थान को शामिल नहीं करता। क्या को शामिल नहीं करता है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को ग्रेड और रैंकिंग। जहां दोस्तों ग्रेड रैंकिंग अगर शब्द देखिएगा तो उसको सबसे पहले हम लोगों को काट देना है। ग्रेड रैंकिंग जो है वो नेगेटिव शब्द है और हमसे पूछा था नेगेटिव। क्वेश्चन को बच्चों बहुत आराम से पढ़िएगा। आप लोग अगर क्वेश्चन को अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो आप लोग टिक सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसमें नेगेटिव पूछा है ना, और देखिए शुरू में ही हमको नेगेटिव मिल गया। ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है वो नेगेटिव शब्द है। बच्चों को कभी भी ग्रेड से तुलना नहीं करना है, रैंक तो कभी देना ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब रैंक नहीं देना है, ये नेगेटिव है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 67 में। क्वेश्चन में 67 में पूछा गया बच्चों नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है खानों का उत्खनन, जिसको बोलते हैं खुदाई करना, बांधों का निर्माण करना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बनाना और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। ये 4 को दिया। पहला में दिया हुआ था खुदाई करना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तों एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बनाना, और 5वां में दिया हुआ है गिरे हुए पत्तों से पत्तल दोना बनाना। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछा है इसमें इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों को गायब होने के लिए जिम्मेदार है, मतलब पेड़ को काटने के लिए जिम्मेदार है। जंगलों को गायब करने का कौन सा तरीका जिम्मेदार होगा? तो खुदाई करना। अगर हम लोग खुदाई कर देंगे तो खुदाई करेंगे या उत्खनन
खनन करेंगे या खनन करेंगे तो उससे पेड़ पौधा नष्ट होगा, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बांध बनाना, हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों जड़ी बूटी इकट्ठा करना, ये तो नहीं हो सकता है। बांस की टोकरी बनाना, उससे जंगल तो नहीं खत्म करेंगे। गिरा हुआ पत्ता को पत्तल दोना बनाना, ये भी कुछ नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए तो ए बी कहां पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए बी। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है बच्चों, कासे के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए दोस्तों, कल हम लोग सेट 3 में भी इसको पढ़े थे ना, कासा के बारे में, कि कासा किससे बनाया जाता है। तो कासा जो बनता है तांबा प्लस टिन से। और पीतल पूछ लिया तो पीतल तांबा प्लस जस्ता से। हमसे क्या पूछा है, कासा। कासा के बारे में क्या सही है। कासा लोहे, चांदी एवं स्वर्ण की भांति एक महत्वपूर्ण तत्व है, ऐसा तो नहीं है। कासा जो है वो लोहे, चांदी, स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ऐसा तो नहीं है। कासा तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, एकदम सही। कासा जो है वो हमेशा तांबा और टीन से बनाया जाता है, एक प्रकार का ये मिश्र धातु है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। क्या बोल रहा है, गांधीधाम जो कि गुजरात में है का रहने वाला है कोई व्यक्ति जो है पहले भोपाल मतलब मध्य प्रदेश जाता है, फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाता है। उसके सफर यात्रा की दिशाएं क्या हो सकती है, उसकी सफर यात्रा की दिशा क्या हो सकती है। दोस्तों इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन दोस्तों एक मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग भारत के मैप को जरूर पढ़ के चाहिएगा और कौन सा राज्य किस जगह पर स्थित है उसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा सही करके आएंगे। तो इसमें क्या बोला था कि पहले गुजरात का रहने वाला, तो सबसे पहले मैप में देखते हैं गुजरात जो जो दोस्तों यहाँ पर गुजरात है, गुजरात, ये गुजरात है। और मध्य प्रदेश कहाँ है, तो गुजरात के जस्ट बगल में यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मतलब एमपी है, यहाँ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से इधर आया, फिर मध्य प्रदेश से कहाँ जा रहा है, फिर आंध्र प्रदेश जा रहा है, जो कि हम लोगों का नीचे आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। अब बोल रहा है बताइए तो दिशा कैसे गया, तो सबसे पहले हम लोगों को दिशा का जानकारी होना बेहद जरूरी है। दिशा कैसे होता है, तो चलिए दिशा को देख लेते हैं। इधर होता है पूर्व, इधर हम लोग बोलते हैं पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो पहले कहाँ गया, तो पहले गया ये पूर्व में पहले गया मतलब इधर गया, और फिर नीचे गया मतलब दक्षिण में गया। अब देखिए तो पूर्व और दक्षिण कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है पहले पूर्व में और फिर दक्षिण में दाचा है। पहले मध्य प्रदेश गया मतलब पूर्व में गया, और फिर नीचे चला गया मतलब दक्षिण में गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया बच्चों, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, 1 सेंटीमीटर जो है वो 110 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच का वास्तविक दूरी क्या होगा। कितना आसान है निकालना, देखिए तो 1 सेंटीमीटर बराबर बोलता है 110 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बोलता है, तो 110 मीटर बोलता है। और तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो हम दोनों को गुना कर देंगे। 15 को 110 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 को 0 से 0, 15 को 1 से 15 एकम 15, और 15 एकम 15 और 1 हो जाएगा 16, मतलब 1650 मीटर। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वास्तविक दूरी कितना होगा, 1650 मीटर हो जाएगा। अब चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते, कहां पर लिखा हुआ है। यहां ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों, पहला ऑप्शन में 1.650 किलोमीटर, 1165 सेंटीमीटर, 1100 मीटर और 1500 मीटर, लेकिन हम लोगों का आया था 1650 मीटर, और इसमें किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो कभी भी मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए नीचे 1000 हम लोग लगा देंगे, मतलब 1000 से भागा दे देंगे। किस में बदल जाएगा, तो ये हम लोगों का बदल जाएगा किलोमीटर में। किस में बदल जाएगा, ये हम लोगों का बदल जाएगा किलोमीटर में। 0 से 0 कट गया, नीचे 2 0 तो 2 अंक पॉइंट लगा देंगे, मतलब 1.65 किलोमीटर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है बच्चों, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है, म्यांमार का,
तिब्बत का, भारत का या फिर नेपाल का? तो आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का एक भाग है, इसको ध्यान में रखना है। ये सब दोस्तों जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं। कुछ कुछ दोस्तों ईवीएस के प्रश्न जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 72 में। क्वेश्चन में 72 में पूछा गया है बच्चों, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायियों का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए कुछ कर्तव्य है और उत्तरदायियों का अध्ययन कीजिए। पहला में लिखा हुआ है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। क्या बोलना चाह रहा है, चलिए आगे देखते हैं। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन में है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना। सबके लिए खाना पीने का इंतजाम करना। चौथा और पांचवा ऑप्शन में है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। और हमसे क्या पूछा है, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर। माउंटेनियरिंग मतलब माउंट पर चढ़ने के लिए एक ग्रुप लीडर जो होते हैं, जो हम लोग को गाइड करते हैं, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त में से क्या चयन करेंगे। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या हो सकती है? तो पहला में लिखा हुआ था अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। हाँ, ये कर सकते हैं, किसी का अगर भारी सामान है उसको हम लोग उठाने में मदद कर सकते हैं, ये तो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। नहीं, कहीं मान के चलिए कोई बच्चा अगर पीछे रह जाए तो इसलिए ग्रुप के आगे नहीं चलना है, हम लोगों को ग्रुप के पीछे चलना रहता है, इसलिए ये तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है जो चल ना पाए उन्हें रुकने के लिए कहना। अगर बच्चा को बीच में रोकने के लिए बोल देंगे तो बाकी वो सब तो आगे पीछे हो जाएंगे ना, इसलिए तो होगा नहीं। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना एवं सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। हाँ, ये ग्रुप लीडर का काम हो सकता है। पांचवा में है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी हो सकता है। मतलब ए, डी और ई, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डी, ई। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर में पहला में लिखा हुआ है ए, डी, ई, ये इसका हो जाएगा सही आंसर, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 73 में। क्वेश्चन में 73 में पूछा गया बच्चों, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की। मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मतलब मलेरिया के बारे में खोज किया था, कौन किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे जीके में कि मलेरिया के बारे में कौन खोज किया, तो रोनाल्ड रॉस जो थे वो मलेरिया के बारे में खोज किए थे। ऑप्शन नंबर 1, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 74 में। क्वेश्चन में 74 में पूछा गया बच्चों, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीने आने के चक्कर से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ कड़वा दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? उसको कपकपी भी लग रही है, बुखार भी हो रहा है, सिरदर्द भी हो रहा है और पसीना भी आ रहा है। इसका मतलब उसको मलेरिया है। इसे ध्यान में रखना है कि मलेरिया के जो लक्षण हैं वो कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार बीमारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और एक बीमारी से हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। क्वेश्चन में 75 में पूछा गया बच्चों, अलबरूनी कौन था? कल भी दोस्तों हम लोग पढ़े थे ना कि अलबरूनी कौन था, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा। नहीं, वो कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा नहीं किए थे, इसलिए हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश से लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऐसा तो नहीं है, वो शासन नहीं किया था अलबरूनी। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी। नहीं, वह अफगानिस्तान का नहीं था, इसलिए कट जाएगा। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था। एकदम सही, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ऑप्शन नंबर 1 चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, इसे ध्यान में रखना।
अलबरूनी कहाँ का था? तो अलबरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान का यात्री था। ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस से मिलते जुलते हैं। ये पिछले साल भी पूछे गए थे और इस साल भी ये पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। हर बार दोस्तों कभी भी आप लोग ईवीएस का तैयारी कीजिएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 76 में। क्वेश्चन में 76 में पूछा गया बच्चों, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? तो इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं दोस्तों सेट में कि रात में जो जानवर जागते हैं वो हर चीज को काला और सफेद देखते हैं। देखिए तो कहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है काला सफेद? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल लाल रंग के देख सकते हैं, नहीं। हरे रंग के देख सकते नहीं, केवल काला और सफेद देख सकते। एकदम सही, रात में जो जानवर जागते हैं वो केवल काला और सफेद रंग को ही देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 77 में। क्वेश्चन में 77 में पूछा गया है बच्चों, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन क्या है? चलिए एक करके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। एकदम सही, हाथियों के झुंड में हथनियां जो है वो लीडर होती है और 14-15 साल के ही बच्चे केवल रहते हैं। ये हो सकता है, इसलिए ये सही है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। गलत, ऐसा तो नहीं है कि हथनियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड का नेता होती है। एकदम सही, ये सही हो जाएगा। झुंड का जो हेड होती है वो बुजुर्ग हथनी होती है, हाथी नहीं होते, हथनी होती है, इसे ध्यान में रखना है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। और चौथा को देख लेते हैं, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, एक लिमिट संख्या में वो लोग घूमते हैं लेके, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। कहां पर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और सी, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया बच्चों, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पत्तियां पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है। आप लोग देखे होंगे, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र नहीं, परागकोश नहीं, परागकण और मूलांकुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परागकण, जिसे हम पराग बोलते हैं, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में 79 में। क्वेश्चन में 79 में पूछा गया बच्चों, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं, रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद मतलब गुजरात जाएं, तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेगी? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है पूरी साग और ठंडी दूध। दूसरा ऑप्शन में है ढोकला चटनी नींबू की अचार। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है छोले भटूरे और लस्सी। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल। ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे ध्यान में रखना है। थोड़ा दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिएगा, आप लोग जितने भी देश होते हैं उसके जो व्यंजक हैं उसको पढ़कर जरूर जाइएगा। कभी कभी व्यंजक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा राज्य में कौन से व्यंजक खाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ गुजरात पूछा है, तो गुजरात में ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल, किस वाले चावल? नींबू वाले चावल खाए जाते हैं, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 80 में। क्वेश्चन 80 में पूछा गया बच्चों, पंछी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। आप लोग पंछी को देखे होंगे, जैसे कि आप लोग कबूतर को देखे होंगे, कोयल को देखे होंगे, या फिर कठफोदवा को देखे होंगे। बहुत सारे पंछी होते हैं, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पंछी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। अब देखे होंगे कबूतर सबको पंछी जो है वो बहुत गर्दन हिलाते रहते हैं, हिलाते दुलाते रहते हैं। क्यों हिलाते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। उसके कान पंखों से ढके होते, ऐसा तो जरूरी नहीं है। उड़ सकते हैं, पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, और चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है पंछियों की आंख छोटी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा, पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। हम लोग का जैसे आंखों की पुतली घूमती है ना, तो पंछी लोगों हैं उन लोग की आंखें की पुतली घूमती नहीं है। तो लोग शत्रु से बचने के लिए अपने गर्दन को ही हिलाते रहते हैं, क्योंकि उसकी पुतली जो है वो घूमती नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 81 में। क्वेश्चन 81 में पूछा गया बच्चों,
निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर जो है वो रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़। इसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 82 में। क्वेश्चन 82 में पूछा गया बच्चों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम लोग बोलते हैं एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य मतलब प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कुशलता अर्जित करना। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समझ का विकास करना। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हमेशा कक्ष के अधिगम को लर्निंग को विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे ध्यान रखना है। एनसीएफ हमेशा बोलता है कि कक्ष के बाहर के जीवन के साथ बच्चों को संपर्क बढ़ाएं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसे ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 83 में। क्वेश्चन 83 में पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? नहीं पूछा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस होना चाहिए। जब शिक्षार्थी जो है वो परीक्षार्थी ज्ञान और कौशल से लैस रहेंगे तो काहे पढ़ने आएंगे? इसलिए तो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है उसे शिक्षार्थियों को पर्यावरण के सरोकार का उत्पन्न करना चाहिए, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे बढ़ाएं। शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। ये भी पॉजिटिव शब्द है, ये भी पॉजिटिव शब्द है और ये भी पॉजिटिव शब्द है। हमसे नेगेटिव पूछा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि नेगेटिव है। इसे ध्यान में रखना है। बार बार दोस्तों हम बोल रहे हैं क्वेश्चन को हमेशा बहुत आराम से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लेते हैं तो फिर आंसर भी गलत टिक करके आते हैं। नेगेटिव तो नेगेटिव देना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 84 में। क्वेश्चन 84 में पूछा गया बच्चों, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता सबसे ऊपर रखा गया, स्थान दिया गया। क्यों? पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए नहीं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं का व्याख्यान करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है तकनीकी शब्दावली परिभाषा नेगेटिव, इसलिए सबसे पहले इसको काट देना है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन नंबर 3। इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन 85 में। क्वेश्चन 85 में पूछा गया बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन नहीं पूछा है ना, तो हम लोग नहीं वाला देंगे। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है बच्चों, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योगदान को बढ़ावा देना, हो सकता है पॉजिटिव है। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है नृत्य और
एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध करना ही। कभी भी कविता और कहानी जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको थोड़ा मजा आने के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए ये नेगेटिव शब्द है, इसलिए इसको सबसे पहले काट देना है। मतलब हम लोगों का नेगेटिव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसे ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 86 में। क्वेश्चन 86 में पूछा गया है बच्चों, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या को निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता? पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता? मतलब नहीं वाला पूछा है ना। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ यह शब्दावली और परिभाषा पर अधिक बल देता है। ये नेगेटिव है ना, इसलिए इसको सबसे पहले काटना है। शब्दावली और परिभाषा जो है वो नेगेटिव शब्द है, इसलिए सबसे पहले हमको काट देना है। लेकिन हमसे ऑप्शन में नेगेटिव वाला पूछा था तो हम लोग भी नेगेटिव वाला बताएंगे। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1। देखिए कितना अच्छा से बच्चों हम लोग पहला ऑप्शन को ही पढ़ के हम लोग टिक कर लिए, जिससे कि हम लोग समय भी बच गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखना है। शब्दावली, परिभाषा, मूल्यांकन, ग्रेड, ये सब नेगेटिव शब्द है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 87 में। क्वेश्चन 87 में पूछा गया है बच्चों, नलिनी कक्षा तीसरी के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। नलिनी कक्षा तीसरे के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे जो साथी हैं प्रकरण को परिचित कराना चाहती है। प्रकरण की और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। जानवरों के चित्रों को देखने के लिए कहना, ये हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। मतलब अलग अलग जानवर के चित्र को प्रदर्शित करने के लिए चार्ट बनाना। चार्ट उतना तो बनाएंगे नहीं, इसलिए तो हो नहीं सकता है। अब हर बच्चा क्या करेंगे, हर जानवर का थोड़ी ना चार्ट बनाएंगे, इसको होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। अब हर चित्र को श्याम ब्लैक बोर्ड पर कैसे बनाया जा सकता है, ये तो होगा नहीं। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है जानवरों और उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। हाँ, ये हो सकता है। जानवरों और हमारे साथी हैं उसके बारे में बताने के लिए जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब बच्चों को फिल्म दिखा सकते हैं जिसके बारे में जानवर और उसकी क्या क्या उपयोगिता है उसको बच्चे देखकर समझ गए। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सटीक आंसर है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 88 में। क्वेश्चन 88 में पूछा गया बच्चों, कक्षा 5 की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया। हम क्या समझें, यह सुझाव दिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में, हर एक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। एक खंड को शामिल किया गया जिसमें लिखा हुआ है हम क्या सीखें, यह सुझाव दिया। और आगे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, आगे लिखा गया बच्चों, यह सुझाव दिया गया है कि खंड में शामिल प्रश्नों का उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाए। मतलब प्रश्नों का उत्तर जो है वो सही या गलत के आकलन के रूप में नहीं किया जाए। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है यह आकलन में विषयनिष्ठता को कम करना। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है यह जानने की शिक्षकों की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर चौथा ये सटीक आंसर है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4, इसे ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा से लंबे रहते हैं, उसको आराम से पढ़िएगा, जिससे आप लोग उसके आंसर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन 89 में। क्वेश्चन 89 में पूछे गए हैं बच्चों, प्रयोगशिला खोजना, जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना
पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगमों के लिए अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। मतलब प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के लिए अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पनाओं के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करती है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाती है, सही है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है श्यामपट्ट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों को चित्र बनाना। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताना। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है उपरोक्त चार गतिविधियों में से कौन सा सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन चौथा में क्या बोला था, शिक्षार्थियों से कहना कि यह सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ऑप्शन नंबर 4 जो कि सटीक आंसर है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन 90 में। क्वेश्चन 90 में पूछा गया बच्चों कक्षा 4 में शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाने समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए योजना बनाती है। हवा सभी जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्नलिखित प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तीसरा ऑप्शन में है विशिष्ट उदाहरणों के संकल्पना की व्याख्या। चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है संकल्पनाओं से समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग करना। एक नया शब्द आया है मल्टीमीडिया कैप्सूल, इसका मतलब होता है बच्चों को ऑडियो वीडियो कंप्यूटर के माध्यम से जानकारी देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। अब हवा सब जगह है, उसको पढ़ाने के लिए हम थोड़ी ना बच्चा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे, क्योंकि हवा तो सब जगह है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि हमसे नेगेटिव पूछा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेगेटिव, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि 61 से 90 तक पूछे गए थे। इसके अगले सेट 5 के लिए बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके और एक भी सेट आप लोगों के मिस ना हो। धन्यवाद।